मुझे लगा यार यही तो हमारे साथ लूट हो रही। जब उनके साथ बैठ के हमने हमने फिर नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई डालकर हमने सारे नक्शे वगैरह लिए। उसके बाद हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन तकरीबन 18.5% ही कॉमन एरिया है। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप हमें क्लैरिफाई करें इन सारी चीज़ों पे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे हमने उनको अप्रोच किया, हमने रेरा को अप्रोच किया, सबने समझा इस बात को। फिर रेरा से क्लैरिफिकेशन आई इसके ऊपर। वो सारी चीज़ें लेके हम नोएडा अथॉरिटी के पास पहुँचे। नोएडा अथॉरिटी के एसीओ ने पहले एक सर्टिफिकेट दिया हमको कि हम लोग नहीं मानते हैं जो सुपर एरिया है, हमारी कोई परिभाषा में नहीं आता और कहीं पर भी हम इस चीज़ को सर्टिफाई भी नहीं करते। रजिस्ट्री एक्ट है ये जिसमें हमारी सबलीज डीड होगी। इसके अंदर अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 7 साल की सजा मिलेगी प्लस फाइन। स्पष्ट कर दूं, जो डीएम या एडीएम फाइनेंस भी है वो भी बाउंड है हमारी रजिस्ट्री करवाने के लिए कारपेट एरिया पे। जो शासनादेश भी है, जो रेरा के भी आदेश है, नोएडा प्राधिकरण प्रिंसिपल ऑनर है। हमारी जो सबलीज डीड हो रही है, हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग एक किस्म से किराएदार है। नोएडा के अंदर 1000 करोड़ रुपए का जो हेरा फेरी सरकारी लूट बंद होगी कारपेट एरिया पे रजिस्ट्री होने से। कितना बड़ा अमाउंट है जो गैर कानूनी रूप से हम सब चलिए जा रहा है। गैर कानूनी रूप से, दोबारा कह रहा हूं, जो सरकारी लूट हो गई, सरकारी माध्यम से लूट। हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं हिमांशु शर्मा, देख रहे हैं आरएफएम। आज मैं आया हुआ हूं समाज सेवी जोगिंदर सिंह जी के पास, जो कि जिनको जाना जाता है अक्सर अपनी बेबाक आवाज उठाने के लिए। प्रत्येक मुद्दे को वो उठाते रहते हैं, चाहे वो डॉग्स के इश्यूज हों या फिर हाउसिंग सोसाइटीज से रिलेटेड इश्यूज हों। हाल ही में इन्होंने एक बैटल लड़ी जो कि कारपेट और सुपर एरिया की थी, उससे संबंधित है, जिसमें कारपेट एरिया और सुपर एरिया के ऊपर एक रजिस्ट्री का जो एक पैमाइश करके जो आकलन किया जा रहा है और उसकी जो राशि है वो उसका भुगतान गलत तरीके से किया जा रहा है। इस मुद्दे को इन्होंने हाईलाइट किया, तो सर से जानेंगे इसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। कैसे सर शुरुआत हुई और कैसे आपको लगा कि ये मुद्दा चल तो रहा था, ज्यादातर आज तक किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपको कैसे लगा कि ये इसकी पैमाइश कारपेट से होनी चाहिए, या कैसे आपने उस शब्द को पकड़ा, कैसे शुरुआत हुई इस बैटल की? मैं मतलब 2012 में मैंने फ्लैट बुक किया था। आम साधारण लोग जो जैसे बुक करते हैं, मैंने भी किया। बिल्डर ने हमको बहुत सारी पीएलसी वगैरह ली, डिफरेंट ली। मैं कहा ठीक है, सब लोग ले रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साधारण फ्लैट बायर जैसे एक फ्लैट परचेज करता है, हमने भी किया, पेमेंट भी कर दी उसको सारी। और जब पोजीशन भी डिले होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, तो फिर हम लोग, बहुत सारे लोग इस बारे में, कोई एजुकेशन में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। तो इस दौरान मुझे चक्रेश जैन जी मिले। चक्रेश जैन जी को मैं इस विषय में अपना गुरु बोलूँगा। उन्होंने मुझे सारी समझ दी इस बारे में और मुझे लगा यार यही तो हमारे साथ लूट हो रही। जब उनके साथ बैठ के हमने हमने फिर नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई डालकर हमने सारे नक्शे वगैरह लिए कि हमारे जो से प्रोजेक्ट के अमरपाली जोड़िए जो सेक्टर 120 में है नोएडा में, उसके सारे नक्शे लिए। और उसके बाद हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन तकरीबन 18.5% ही कॉमन एरिया है। और कैलकुलेशन लगाई तो हमसे उन्होंने 52-53% वो बना रखा था इस एरिया को। हमारा फ्लैट का साइज लिया, हर चीज लिया, हमने पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन की। फिर उसके बाद हमने, वो जो चक्रेश जैन जी हैं, वो आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियर हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है आईआईटी दिल्ली से होना। सर, बिल्कुल। उसके बाद हम इसको एक अपना आर्किटेक्ट होता है, उससे भी हमने इसको सर्टिफाई कराया, हम लेके गए, दिखाया, तो हम लोग को तसल्ली आ गई इस बारे में। फिर इसके बाद हमने कोर्ट सीवर से भी बात की, हमने नोएडा अथॉरिटी से बात की, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। कोर्ट सीवर भी हमारे से कन्विंस था इस बारे में। नोएडा अथॉरिटी से आपने इस बारे में बात की, तो हाँ। नोएडा अथॉरिटी ने इस पॉइंट को स्वीकार किया।
स्वीकार किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? नहीं नहीं, अगर क्या था, हमें नोएडा अथॉरिटी ने हमें उसको हमें अपनी किया था। रजिस्ट्री करानी थी, ठीक क्योंकि है, रजिस्ट्री हमारा प्रोजेक्ट जो सा है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ठीक है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए ये हम इन कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं अभी? आम्रपाली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आम्रपाली के, ठीक है जी, लेकिन आम्रपाली के, अभी उसमें फिर हमने आदेश भी लिया, ऑर्डर भी लिया हमने, ठीक है। और उसके अंदर फिर बाई चांस की बात है, कोर्ट मुझे सुनने लगी। मैं इन पर्सन, मैं पहले हम किसी लॉयर के थ्रू गए थे, लेकिन हमने देखा था कि हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही, तो फिर मैंने इन पर्सन अपने आप को कन्वर्ट किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुना, हम लोग को तुरंत 11 ऑर्डर भी दिए डिफरेंट डिफरेंट। जो आजकल रजिस्ट्री हो रही है, वो मेरे और चक्रेश चंद जी, हम दोनों ने बहस की वहाँ पे, उससे हो रही है। पानी के, बिजली के और बहुत तरह के ऑर्डर हमने लिए, एरिया सर्टिफिकेशन के लिए और भी कॉमन फैसिलिटीज के लिए, उनके लिए भी हमने लोगों ने ऑर्डर्स लिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिए। और फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप हमें क्लैरिफाई करें इन सारी चीज़ों पे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे, हमने उनको अप्रोच किया, हमने रेरा को अप्रोच किया, सबने समझा इस बात को। फिर रेरा से क्लैरिफिकेशन आई इसके ऊपर, रेरा ने क्लैरिफिकेशन दी इसके ऊपर हम लोगों ने 2023 में। और वो सारी चीज़ें लेके हम नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे। नोएडा अथॉरिटी के एसीओ ने पहले एक सर्टिफिकेट दिया हमको कि हम लोग नहीं मानते हैं जो सुपर एरिया है, हमारी कोई परिभाषा में नहीं आता, और कहीं पर भी हम इस चीज़ को सर्टिफाई भी नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी? एसीओ नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी के सीओ ने कहा कि सुपर एरिया कहीं परिभाषा में हमारी में नहीं आता आता है। नहीं, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है सर। ठीक है। और यही बात जो गजट के अंदर आया, जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से उन्होंने दिया, उसके बाद रेरा से हम लेके आए। अभी फिर रिसेंटली जब, क्योंकि हमारे पे अब हमें अपने रजिस्ट्री भी करानी है, तो फिर मैं नोएडा प्राधिकरण के पास गया। नोएडा प्राधिकरण ने मेरे जो फ्लैट का एरिया को सर्टिफाई करके दिया। अब हम आगे परस्यू कर रहे हैं इसके लिए अपने जो कोर्ट सीवर साहब को और डीएम को, जो एडीएम फाइनेंस है उनको, अब मैंने उनको भी एप्लीकेशन लगा दी है कि मेरे को आप इसके लिए, क्योंकि दूसरा क्या है कि जो रजिस्ट्री एक्ट है जिसमें हमारी सबलीज डीड होगी, इसके अंदर अगर हम गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो 7 साल की सजा मिनिमम प्लस फाइन। तो ये सजा और ये फाइन का जिम्मेदार कौन है? हाँ, यस यस, ये सबसे बड़ा विषय है। मैंने यही लिखा उनको, अभी लिखा है मैंने कि जनाब ऐसा है कि आपके यहाँ से जो एक सूची बनाई गई जिसके ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, वो ही मजबूर कर रही है गलत सूचना देने के लिए। और आज एक किस्म से ये माना जाएगा कि जब हमारा एरिया ही कम है, और कानून भी कहता है, डीएम भी कानून से बड़ा नहीं है, बिल्कुल डीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बड़ा नहीं है। ठीक है, जिले को हेड कर रहा है, जिले के लिए उसकी जिम्मेदारियां हैं और उसके पास पावर भी हैं, लेकिन वो जो भी जिले को रूल भी करेंगे तो एज पर सरकार की गाइडलाइंस है, नियमावली है, या जो कानून है उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत ही करेंगे। इसलिए आज की डेट में मैं स्पष्ट कर दूं, जो डीएम या एडीएम फाइनेंस भी है, वो भी बाउंड है हमारी रजिस्ट्री करवाने के लिए कारपेट एरिया पे। जो शासनादेश भी है, जो रेरा के भी आदेश है, नोएडा प्राधिकरण प्रिंसिपल ऑनर है। हमारी जो सबलीज डीड हो रही है, हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग एक किस्म से किराएदार हैं। बिल्कुल हम सब, और जो लीज पे दी गई पहले बिल्डर को, बिल्डर की बाद हमारी सब लीज डीड होगी। आज की डेट में बिल्डर का एज एक्टिंग बिल्डर हमारे कोर्ट सीवर साहब है, मैंने उनको भी अप्रोच कर लिया है, बकायदा सारे पेपरों का सेट बना के दे दिया हूँ मैंने उनको, और मेल भी कर दिया है, डीएम को भी अप्रोच कर लिया है इस बारे में। सारी चीज़ों में मेरी तरफ से अब आगे कार्रवाई जो सी है फर्दर जो होगी, वो 2 स्टेप्स और होंगे। एक तो नोएडा प्राधिकरण को मैं लिख के देने जा रहा हूँ कि आप, क्योंकि आपकी खुद की पॉलिसी है, आपने सर्टिफिकेट भी दिया है, और आप भी बाध्य हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम को, कानून को, और कानून को भी, जो भारतीय कानून है उसको भी मानने के लिए। रेरा भी जो सी है अपने आप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, रेरा को ओवर रूल नहीं कर सकती नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण, ना हमारे कोर्ट सीवर साहब कर सकते हैं, ना ही एडीएम डीएम कर सकते हैं। तो
इनके लिए क्यों, लेकिन क्या कि सरकारी काम है, चिट्ठी पत्रियों से फाइलों से होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी आगे बढ़ गया हूँ। और कितना समय लगा आपको ये जजमेंट वहां से order लेके 2017 आने से लगा हुआ था भाई साहब। 17 से 2017 से मैं और चक्रेश जैन जी लगे हुए थे, और इसके ऊपर हमने कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू शूट कर रहा था नरेश नौटियाल जी के जी साथ। जी जी तो नरेश नौटियाल जी ने भी इस मुद्दे पर बात की और जी। साथ साथ बताया कि जोगिंदर जी हैं समाज सेवी जिन्होंने ये ऑर्डर लिया जी। और उनको 7 साल का समय लगा। जी तो जी जी। इतना ही समय लगा या हाँ, ज्यादा लगा? 2017 से लगा लीजिए आप, 7 साल हो गए इस बात पे, इस मुद्दे पे लड़ते हुए हमको। हाँ। नहीं, इस मुद्दे पे मेरे को सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिला, मैं ये बोलूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी आदेश मिला, मुझे नोएडा प्राधिकरण से भी आदेश मिला, मुझे रेरा से भी आदेश मिला। अब कहीं कोई गुंजाइश बची नहीं। आज की डेट में अगर हमारे कम से कम नोएडा, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में अगर कोई भी रजिस्ट्री कराई जाती है अपना सुपर एरिया पे, तो उसका जो दोषी होगा वो एडीएम फाइनेंस होगा, हमारा डीएम होगा, बिल्डर होंगे, हम नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों लेकिन ने जो अथॉरिटी आज ये कह रही है कि सुपर एरिया की कोई परिभाषा ही नहीं है, क्या उस अथॉरिटी को अब से पहले नहीं पता था कि नहीं, रजिस्ट्री सबको सुपर मालूम एरिया था, से हो रही है? सबको मालूम था। ये एक सरकारी लूट, ये तो एक स्कैम हुआ ना सर। हाँ, तो एक स्कैम ये बन गया है बेसिकली तो। ये बेसिकली बहुत बड़ा स्कैम है, और ये बैंकों के साथ धोखा किया जाने वाला स्कैम है। जैसे बड़े बड़े सारे बिल्डर्स ने बैंकों से भी लोन ले रखे हैं, हम फ्लैट बाहर से भी पैसे ले रखे हैं, और प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। और ये भी इस ढंग से है कि फ्लैट, छोटे फ्लैट को बड़ा दिखाया गया, उसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई गई, और सपोज करो एक 100 रुपए की चीज है, उस 100 रुपए की चीज को दिखाई दिया गया 150, पौने 200 रुपये या 200 रुपए की चीज। अब वो 100 रुपए की चीज के हमसे 200 रुपए ले लिए गए फ्लैट बार से, और उस 200 रुपए की चीज दिखाकर बैंक से भी तुम 150 रुपए ले लिए गए। बिल्कुल। नंबर एक। अब वो जहां वो 100 रुपए की वैल्यू पे उसको 50 रुपए मिलते, वहां 200 की वैल्यू दिखा के उसको डबल मिल गए। हाँ, डबल के 2.5 गुना 3 गुना ले गया वो। हाँ। ठीक है, आज की डेट में ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार सब जगह है, सब मिला जुला प्रपंच है ये। तो जिन लोगों के साथ ये लूट हुई, क्या उन्हें ये पैसा वापस मिलना चाहिए? इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब, मेरे हिसाब से तो कानून तो यही कहता है कि मिलेगा, मिलना चाहिए, कानून तो यही कहता है। तो इस पे आप अकेले सर बैटल लड़ते हुए फिर क्यों नजर आते नहीं, हैं? बात क्या है कि क्यों बाकी के लोग आपके साथ नहीं आते? कि नहीं, जिनके साथ ये ऐसा लूट नहीं, हुई है? ऐसा नहीं, लोग नहीं आते, लोग आते हैं साथ में। लोग काफी हद तक इंतजार भी कर रहे हैं इस विषय पे। मेरे को अक्सर लोगों के फोन आते हैं, मेरे साथ खड़े हैं लोग, और वो वेट कर रहे हैं इसके पर, क्योंकि ये लड़ाई विभिन्न सरकारी लोगों के पास जाना, समय बहुत खराब होता है, एनर्जी बहुत खराब होती है, और पैसा भी लगता है। मैं झूठ बोलूं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई आसान नहीं है, बहुत खर्चा होता है। खर्चा होता है। और तकरीबन 186 डेटें मैंने अटेंड की हैं। अगर एक डेट का आप आना जाना या खर्चा लगाओ, 1,000 रुपये लगाओ, तो कितना पैसा खर्च हो गया होगा। प्लस हमने जो रिट लगाई मैंने, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है वो भी महंगे हैं। अरे मतलब 3 लाख रुपए एक सवाल के हमसे मांगे गए थे जी। एक बड़ा नाम है वकील का, उनके द्वारा। उनका तो एक एक पेशी के 2 लाख 3 लाख रुपए हाँ, लेने तो फिर हमने कहा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। साथ में क्या कि सुप्रीम कोर्ट मुझे सुनने लगी थी। हाँ। जब मुझे सुनने लगी है सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों नहीं हम अपनी बात स्वयं रखें, कायम रखें। जब हमको सुन रही है, हमको आदेश दे रही है। अच्छा। और बीच में क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि फिर भी जैसे कोर्ट सीवर साहब हैं और वकील हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि अभी हमारी बात सुनी जाए। अच्छा, बीच वो में कई सारे मुद्दे, वो डिले कराना चाह रहे थे। हाँ, ये डिले हो जाए, क्योंकि उनको भी मालूम है हम सही हैं, सारे लोग सही हैं। लेकिन वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, कि पैसा आ जाए, कैसे भी पैसा आ जाए और प्रोजेक्ट पूरे हो जाए। तो मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। और हमारी जो सी है पूरी रिट भी लगी हुई है, हमारा प्रॉपर मेरा केस भी है, और मेरे केस पे फाइनल ऑर्डर भी आएंगे, और इसके लिए मुझे कहीं पर भी कोई शक नहीं है। तो अब रजिस्ट्री के लिए तैयार हैं? कब हाँ, करा रहे हैं आप रजिस्ट्री? मेरे को मैं अभी आपके आने से पहले उसी सिलसिले में लगा होता, अपना पेपर तैयार कर रहा था, जिसको मुझे नोएडा प्राधिकरण को एक सेट देना है, कोर्ट सीवर साहब को देना है, कि मेरी इसके लिए आगे बढ़े।
ऑलरेडी मैं उनको पहले भी एक दफा दे आया हूँ सारी चीजें, दोबारा एज ए रिमाइंडर मैं तो देने ये वाला इस पूरे एरिया में, पूरे एनसीआर में मुझे तो लगता है अकेले आपका केस होगा हूँ। नहीं, कारपेट एरिया के बात ऊपर। क्या है, लोगों अगर को ना, होती है तो लोगों को क्या लगता है कि हमारा फ्लैट छोटा हो जाएगा। हाँ भैया बात, लोग अपना कागजों में, पेपर में फ्लैट छोटा नहीं करना चाहते भैया। अच्छा फ्लैट तो छोटा है ही, ठीक। फ्लैट तो छोटा है ही। आप कह रहे हो ये अपने आप में इसका दो फायदे हो गए जनाब। एक इसके ये अपवाद है लोगों को। एक तो ये लग रहा है कि कागजों में फ्लैट का एरिया कम हो गया, तो कल को जब आप उसको सेल रीसेल कर रहे हैं तो अभी उसका एरिया उसी से आकलन किया जाएगा ये। हाँ हाँ, ऐसा कुछ लगता है भैया, मैंने कहा ऐसा होगा नहीं, हाँ ऐसा होगा नहीं। और दूसरा क्या है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब हमारा फ्लैट ट्रांसफर होगा, हमारी स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी, हमारी ट्रांसफर फीस भी कम लगेगी, सारी चीजें कम दोनों चीजें कम लगेंगी। ये सारी चीजें दोनों। और ये जो एक झूठा हम डाटा देके हमारी मारुति 800 गाड़ी है या ऑल्टो गाड़ी है उसको मर्सिडीज दिखा रहे हैं। बड़ा साइज दिखाने से बैंकों के साथ भी घपला हो रहा है, घपला हो रहा है। घपला हो रहा है। वो बड़ा साइज दिखा के, फ्लैट की वैल्यू ज्यादा दिखा के, उससे क्या होता है कि बैंक भी जो से हैं फंस जाते हैं इन चीजों में। बोले ये बहुत बड़ा स्कैम है इसके। ये तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस विषय पे, और जल्दी ही कारपेट एरिया पे मेरी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। इससे पूरे नोएडा का जो सा, पूरे नोएडा नहीं, मैं तो ये बोलूंगा अब ये ट्रेंड पूरे भारतवर्ष में चल पड़ेगा। लोगों को समझ आ चुका है। रेरा पूरे हिंदुस्तान में, रेरा जहाँ पर है वो सब जगह यही, सब जगह होगा सर, सब जगह यही गाइडलाइन है रेरा की कि कारपेट एरिया पे रजिस्ट्री हो। मैं ये बोलूंगा कि कम से कम नोएडा के अंदर 1000 करोड़ रुपए का जो हेरा फेरी, सरकारी लूट बंद होगी कारपेट एरिया पे रजिस्ट्री होने से। कितना बड़ा अमाउंट है जो गैर कानूनी रूप से हम सबसे लिया जा रहा है। गैर कानूनी रूप से, दोबारा कह रहा हूं, जो सरकारी लूट हो गई, सरकारी माध्यम से लूट हो गई, ये बात है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था ये भी। हाँ, इस पे अब अंकुश लगेगा और हाँ, बिल्कुल सर की लगेगा, मेहनत बिल्कुल निश्चित ही लगेगा। रंग अब कहते हैं हाथी निकल चुका, पूंछ बची है, पूंछ बची बची है। है। और वो मेरी जिस दिन रजिस्ट्री हो जाएगी पूंछ भी निकल पूंछ भी निकल जाएगी। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जाएगी। और रजिस्ट्री इस जल्द हो। विषय पे चक्रेश जैन जी जिन्होंने मेरे को गाइड किया और समझ दी, उनको भी बहुत मैं शुक्रिया चक्रेश दे रहा जैन हूं। साहब अगर वीडियो देखें तो हम उनको भी धन्यवाद कहेंगे कि कितना बड़ा कार्य में आप रहे, आपने सपोर्ट किया। जी जी, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद सर।